विदेशों में कोरोना विस्फोट की स्थिति को देखते हुए पीएम मोदी ने कोविड को लेकर अहम बैठक की। जल्द ही सरकार कोविड की नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। बैठक में प्रधानमंत्री ने कोरोना के प्रति आगाह करते हुए कड़ी निगरानी की सलाह दी और खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर निगरानी उपायों को और मजबूत करने का निर्देश दिया। पीएम ने राज्यों को ऑक्सीजन सिलेंडर, पीएसए प्लांट, वेंटिलेटर और ह्यूमन रिसोर्स सहित और अस्पताल में महामारी से बचने के लिए कोविड की विशिष्ट सुविधाओं का ऑडिट करने की सलाह दी है। संसद का शीतकालीन सत्र आज भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। चीन पर बहस की मांग लगातार ठुकराए जाने से नाराज विपक्षी दलों ने एकजुट होकर लोकसभा में भारी हंगामा किया। दरअसल शीतकालीन सत्र आज समय से पहले ही खत्म किया जा रहा है और चीन पर चर्चा की विपक्ष की मांग माने जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। राज्यसभा में विपक्ष ने कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिसों को सभापति जगदीप धनखड़ की ओर से खारिज किए जाने पर शोरशराबा करते हुए चीन मुद्दों पर चर्चा को देश हित में जरूरी बताया। कोरोना महामारी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रियों के इंटरनेशनल अराइवल पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज सुबह 8:45 पर राजीव गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिविल एविएशन सेक्रेटरी को इस संबंध में एक पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि एयरलाइंस खुद पैसेंजर की पहचान कर उनकी रैंडम टेस्टिंग कराएं और सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें। दुनिया भर के कुछ देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए वर्तमान दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया है। कोरोना पर आईएमए ने एडवाइजरी जारी की है और कोरोना के ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 को लेकर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। आईएमए ने कहा है कि विदेशों में कोरोना के मामलों में अचानक वृद्धि को देखते हुए हमें अलर्ट और सावधान रहने की जरूरत है। आईएमए ने लोगों से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और इसके साथ ही कोरोना की प्रिकॉशन डोज लगवाने को कहा है और आईएमए ने भारत सरकार से संबंधित विभागों को कोविड पर जरूरी दिशा निर्देश जारी करने की अपील की है। कोविड के एक बार फिर से कई देशों में केस बढ़ने के बाद दिल्ली सरकार ने आपात बैठक की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में केवल 24% लोगों ने बूस्टर डोज लगवाया है। सीएम केजरीवाल ने अपील की सभी लोग बूस्टर डोज लगवाएं। दिल्ली में हर रोज 2500 जांचें हो रही हैं, जिन्हें 1 लाख तक लाया जाएगा। कोविड की तैयारियों के बारे में बताते हुए सीएम ने कहा कि 380 एम्बुलेंस तैयार है, जबकि एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जा सकती है। कोरोना के लिए 8000 बेड खाली है और अगर जरूरत पड़ी तो बेड की संख्या को 36,000 तक बढ़ाया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना को लेकर बैठक की और कहा घबराने की जरूरत नहीं है, कोविड को ध्यान में रखकर गंगा सागर मेला होगा। पिछले वर्ष भी कोरोना को ध्यान में रखते हुए इस मेले का आयोजन हुआ था। इस बार भी कोरोना को ध्यान में रखकर इसे आयोजित किया जाएगा। महामारी के खतरे को देखते हुए एक कमेटी गठित की गई है जो निगरानी रख रही है। अभी बंगाल में घबराने की स्थिति नहीं है, लेकिन सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। भारत बायोटेक की इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन के लिए DCGI से इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि ये कोरोना के लिए भारत का पहला नाक का टीका होगा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को बड़ा बूस्ट मिला है। वहीं कई राज्यों में फिर से कोविड की बूस्टर डोज पर फोकस किया जा रहा है। हिमाचल में आज से 28 दिसंबर तक कोविड की बूस्टर डोज दी जाएगी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बूस्टर खुराक लगाने के लिए अभियान तेज करने के लिए कहा है। राजस्थान में कोविड प्रबंधन की समीक्षा और तैयारियों को लेकर आज एक बैठक होगी। ये बैठक आज सुबह 11 बजे स्वास्थ्य भवन में आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव डॉक्टर पृथ्वी करेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ कोविड से बचाव के उपायों और चिकित्सा तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। वहीं कोविड-19 को लेकर राजस्थान सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। राज्य के गली मोहल्लों में जाकर स्क्रीनिंग तेज की जाएगी और इसके साथ ही रैपिड रिस्पॉन्स टीम को तैयार रहने के लिए भी कहा गया है। कोविड के ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटक में भी सरकार अलर्ट पर है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हवाई अड्डे पर 2% यात्रियों की रैंडम थर्मल स्क्रीनिंग होगी। कर्नाटक सरकार ने इन्फ्लुएंजा और सांस की गंभीर बीमारियों का टेस्ट अनिवार्य करने का फैसला किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन में पीडियाट्रिक और सामान्य ICU में कोविड मॉक ड्रिल कराए जाने के निर्देश दिए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश के 25 एयरपोर्ट्स को लीज पर दिए जाने का फैसला किया है। 25 एयरपोर्ट्स को साल 2022 से 2025 तक AAI लीज पर देगी। इस फैसले से 10,782 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति होगी। सिविल एविएशन मंत्रालय के मुताबिक जनहित में एयरपोर्ट प्राइवेट सेक्टर को लीज पर दिया जा रहा है, जिससे देश में आधुनिक एयरपोर्ट के निर्माण का रास्ता साफ होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। आज शाम को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी दिसंबर के बाद गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराने वाली PMKGKAY योजना का विस्तार करने पर विचार करेंगे। अगर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का आगे विस्तार किया जाना है तो ये निर्णय पीएम अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाएगा। कैबिनेट और CCEA की बैठक आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री आवास पर होगी। ये योजना 2020 में उन गरीबों की मदद के लिए शुरू की गई थी जिनकी आजीविका का साधन कोरोना काल में रुक गया था। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को रोकने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि यात्रा को बाधित करने का बीजेपी का ये नया फॉर्मूला निकला है।
उन्होंने कहा कि मुझे चिट्ठी लिखी है कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। तो ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 2 दिन तक नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद करने के फैसले पर लोगों ने सवाल उठाए तो फरीदाबाद ट्रैफिक प्रशासन ने प्लान बदल दिया है। ऐसे में आज शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक और कल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक हाईवे की दिल्ली जाने वाली लेन बंद रहेगी। इस दौरान कैली चौक से बाईपास के लिए दिल्ली जाने वाला ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। दिल्ली से पलवल की ओर जाने वाला रूट पहले की तरह चलता रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि दिल्ली जाने वाले लेन को सिर्फ उतने समय के लिए बंद किया जाएगा जब तक यात्रा हाईवे पर रहेगी। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने के लिए राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी। मांडविया ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं हो तो इस यात्रा को देश हित में स्थगित किया जाए। इसको लेकर अब राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार यात्रा को रोकने के लिए बहाने बना रही है। हिंदुस्तान की ताकत और सच्चाई से बीजेपी डरी हुई है। दिल्ली में आज स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में राजस्थान कांग्रेस के स्थायी समाधान पर फैसला हो सकता है। दरअसल राजस्थान के 3 कांग्रेसी नेताओं पर अभी भी कोई फैसला नहीं हुआ है। इस मामले को लेकर रोज नई बहस छिड़ जाती है। सूत्रों की माने तो आज की बैठक में राजस्थान के मंत्री महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ और शांति धालीवाल पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। आज होने वाली स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में CLP लीडर भी शामिल होंगे। बैठक का समय दोपहर 2:30 बजे रखा गया है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने बयान को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उनके एक बयान के बाद बिहार की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। दरअसल पिछले दिनों सिद्दीकी ने अपने संबोधन में कहा था कि देश का माहौल खराब हो चुका है। वहीं सिद्दीकी के बयान पर बीजेपी ने हमला बोला है। बिहार के पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि 40 साल से जिस देश और बिहार की जनता ने उनको चुना, उनको इस काबिल बनाया, उस पर वो सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी ने सिद्दीकी को देश की जनता को बदनाम करने का आरोप लगाया है। बिहार पर दिए गए बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सदन में माफी मांगी। गुरुवार को पीयूष गोयल ने राज्यसभा में कहा कि मैं स्पष्ट कह देता हूं कि बिहार या बिहार के लोगों का अपमान करने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं है और अगर इसमें किसी को ठेस पहुंची है तो मैं तुरंत इस बयान को वापस ले लेता हूं। ये किसी के साथ किसी दुर्भावना से नहीं किया गया था। बता दें कि गुरुवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर बीजेपी नेता से माफी मांगने की अपील की थी। महाराष्ट्र में दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। बीजेपी और शिंदे गुट के विधायकों की तरफ से विधानसभा में मुद्दा उठाए जाने के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की एसआईटी से जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। इससे पहले गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया था। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने इस मामले की जांच की मांग की। उन्होंने आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट कराने की भी मांग की, जिसके बाद सदन में खूब हंगामा हुआ। सीएजी ने डीआरडीओ को अपने प्रोजेक्ट्स में देरी करने और सेनाओं से तालमेल नहीं रखने के लिए आड़े हाथों लिया है। एलओसी पर चीन से तनातनी चल रही है। ऐसे समय में देश की सेनाओं के लिए हथियार, टैंक, तोप, मिसाइल और लड़ाकू विमान तैयार करने वाली सरकारी संस्था डीआरडीओ की सीएजी ने जमकर फटकार लगाई है। दरअसल सीएजी ने गुरुवार को बताया कि डीआरडीओ की परफॉर्मेंस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखा गया। ये रिपोर्ट डीआरडीओ की मिशन मोड प्रोजेक्ट के आकलन के लिए है। बता दें कि मिशन मोड प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो सेनाओं की जरूरतों के आधार पर एक तय समय सीमा के तहत पूरे किए जाते हैं। 7 साल पुराने मामले में गुरुवार को शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बड़ी राहत मिली है। अभिमुक्तेश्वरानंद गुरुवार को वाराणसी में जिला जज की अदालत में पेश हुए और खुद को सरेंडर किया। इस पर कोर्ट ने उनको उनकी अंतरिम जमानत स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा कर दिया है। इसके अलावा उनकी नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए आज यानी 23 दिसंबर की डेट फिक्स की है। बता दें कि गणेश प्रतिमा के विसर्जन करने वाले लोगों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ अभिमुक्तेश्वरानंद ने 5 अक्टूबर 2015 को अन्याय प्रतिकार यात्रा निकाली थी, जिस यात्रा में बवाल मच गया था। आज किसान दिवस के मौके पर आरएलडी एक बड़ा सम्मेलन भरतपुर में करने जा रही है। इसमें आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के अलावा कांग्रेस, सपा, आजाद समाज पार्टी समेत कई विपक्षी दल के नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के भी शामिल होने की उम्मीद है।
बता दें कि 23 दिसंबर के दिन हर साल किसान दिवस मनाया जाता है। आज का दिन किसानों के मसीहा और देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर आरएलडी 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान समेत अन्य राज्यों में कई कार्यक्रम करेगी। विदेशों में यूपी के मंत्रियों के दौरे का असर अब दिखना शुरू हो गया है। खबर है कि कई निवेशकों ने यूपी के कई इलाकों में निवेश की इच्छा जाहिर की है। खुद सीएम ऑफिस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ट्वीट में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा आदि क्षेत्रों के साथ साथ अनेक औद्योगिक समूहों ने गोरखपुर, काशी, प्रयागराज, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर आदि शहरों में निवेश के लिए उत्सुकता जताई है। इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए निवेशकों की जरूरत के अनुसार हर संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का आज कोची में ऑक्शन होने जा रहा है। ये ऑक्शन आईपीएल के 16वें सीजन के लिए आयोजित किया जा रहा है। नीलामी को लेकर तकरीबन सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। भारतीय समय अनुसार नीलामी की प्रक्रिया दोपहर 2:30 बजे शुरू हो जाएगी, जिसके करीब 7 घंटे तक चलने का अनुमान है। इस साल ऑक्शन के लिए 15 देशों के 991 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 14 देशों के 405 खिलाड़ी आज की बोली में शामिल होंगे। भारत के सबसे ज्यादा 714 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से 273 खिलाड़ियों को चुना गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुए बवाल के बाद छात्रों की तरफ से दिया गया 48 घंटे का अल्टीमेटम गुरुवार को पूरा हो गया। इस दौरान छात्रों की कोई भी मांग पूरी नहीं की गई। इसे लेकर छात्र नेताओं ने आज सभी छात्र संगठनों की आपात बैठक बुलाई है, जिसमें बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बता दें कि यूनिवर्सिटी में हुए बवाल के बाद छात्रों ने मांग की थी कि दोषी सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए, सुरक्षा एजेंसियों का लाइसेंस निरस्त किया जाए और छात्रों पर दर्ज केस वापस लिया जाए। छात्रों की ये तीनों ही मांगे पूरी नहीं की गई। दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में 5 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दरअसल बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी कुछ देर के बाद वो अचानक लापता हो गई। इसके बाद बच्ची की तलाश शुरू हुई और पुलिस को सूचना दी गई। वहीं सुबह बच्ची पार्क में बेसुध हालत में मिली, जहां उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं घटना से नाराज लोगों ने बाहरी रिंग रोड पर प्रदर्शन किया, जिससे मौके पर जाम लग गया। फिलहाल पॉक्सो, अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की पलिया तहसील क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मैलानी से बहराइच जा रही ट्रेन में सवार एक यात्री को जीआरपी के सिपाही अमित सिंह ने अपनी सर्विस गन से गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल यात्री को आनंद फानन में लखनऊ के लिए रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची तिकुनिया कोतवाली पुलिस ने सिपाही अमित को हिरासत में ले लिया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए कुपवाड़ा आतंकियों के 5 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस और सेना की संयुक्त कार्रवाई में आतंकियों के 3 साथियों अब्दुल रौफ मलिक, अल्ताफ अहमद बायर और रियाज अहमद लोन को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान तीनों ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हैंडलर फारूक अहमद पीर उर्फ नदीम उस्मानी के निर्देश पर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के लिए बनाए गए 2 ठिकानों का खुलासा किया। पीर फिलहाल पाक के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित है। बिहार में जहरीली शराब कांड के बाद अवैध शराब पर कार्रवाई तेज हो गई है। छपरा, रिविलगंज, दिलिया, रहीमपुर इलाके में अवैध शराब भट्टियों पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की और अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। ड्रोन की मदद से कार्रवाई करते हुए 40 से भी ज्यादा भट्टियों को उत्पाद विभाग ने तोड़ दिया है। विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बावजूद भी अवैध शराब कारोबार प्रशासन के लिए सिरदर्द बना हुआ है। बिहार में शराबबंदी के बाद अवैध शराब का धंधा जोरों पर है। यहाँ गुरुवार को एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में भारी मात्रा में शराब रखी हुई थी। एक्सीडेंट के बाद ग्रामीणों को देखकर शराब माफिया तो फरार हो गए, लेकिन लोग एक्टिव हो गए। लोग एक्सीडेंट में घायल लोगों को बचाने पहुंचे तो माफिया फरार हो गए, लेकिन इसके बाद ग्रामीणों में शराब लूटने की होड़ मच गई। उन्होंने काफी सारी बोतलें शराब की लूट ली और खाली बॉक्स छोड़कर चलते बने। घटना करमहरी गाँव के समीप NH30 पर हुई थी। बिहार के बेगूसराय में शराब माफियाओं में शिकंजा कसने का काम जारी है। न्यूज 24 की खबर दिखाने के बाद पूरे बेगूसराय में छापेमारी की गई। कई जगहों पर प्रशासन ने रेड की, जिसमें देसी और विदेशी शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई कर खेत से अवैध शराब की खेप बरामद की, जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने कई कनस्तर लाहन को बरामद कर खेतों में फैला दिया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि यहाँ अवैध तरीके से बनाई शराब को छिपाया गया है।
जीओपी के गवर्नर माइक पार्सन ने मंगलवार को विवेक मालिक को राज्य कोषाध्यक्ष घोषित किया गया, जिसके बाद माइक पार्सन मिसौरी के इतिहास में पहले गैर श्वेत राज्यव्यापी अधिकारी बन गए हैं। मालिक वाइल्डवुड के सेंट लुइस उपनगर के एक 45 वर्षीय इमिग्रेशन वकील हैं। मालिक रिपब्लिकन कोषाध्यक्ष स्टॉक फिट्जपैट्रिक की जगह लेंगे, जो जनवरी में राज्य ऑडिटर बनने के लिए पद छोड़ रहे हैं।